देखिए, पैतृक संपत्ति के बहुत सारे व्यक्ति को नियम ही नहीं पता है। उनको लगता है कि ये जो संपत्ति है ये तो मेरे पिता के द्वारा दी गई संपत्ति है या मेरे दादा के द्वारा दी गई संपत्ति है, तो मेरे नाम पे ये संपत्ति है। नाम भी उनका होता है, लेकिन उस संपत्ति के पूरे मालिक वो नहीं होते। तो यही है जो पैतृक संपत्ति है उसकी सच्चाई, और इसके चलते बहुत सारे समस्या जो है वो उत्पन्न होता है। लेकिन आप अगर जागरूक हैं और अपने अपने संपत्ति में अगर आप हक लेना चाहते हैं ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले आप समझें यहाँ पे सवाल क्या है और क्या इसका जो है एक बेहतर उपाय होना चाहिए। सवाल ये है कि सर, दादाजी की पैतृक जमीन को उनके 3 लड़के थे, वह एक ही लड़के के नाम पर करने के बाद जो है वो गुजर गई, है ना। उनके तीनों लड़के का भी स्वर्गवास हो गया। क्या उनके लड़के के बच्चे जिन्हें उस जमीन में हिस्सा नहीं मिला है, वह अपना हक पा सकते हैं? ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो ये संपत्ति को एक के नाम कर गए, तो वो संपत्ति अगर उनका पैतृक सही में है तो बिल्कुल अपने हक की लड़ाई आप लड़ सकते हैं। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन ये बात आप याद रखें, आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन आपको हक दिया जाएगा। क्या कि जो व्यक्ति उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, उन्होंने एक ही लड़के को अपनी सारी संपत्ति दे दी, लेकिन क्या उनको ये देने का हक था? बिल्कुल नहीं था। इसलिए कि संपत्ति का जो कानून है पैतृक संपत्ति, तो पैतृक संपत्ति पे आपका पूरा पूरा अधिकार नहीं होता है। आपका भी अधिकार है, ऐसा नहीं कि अधिकार नहीं है, लेकिन आप वहां पे भी एक हिस्सेदार कहलाते हैं अपने बच्चों के साथ ही, बेटा हो बेटी हो सबके साथ। तो इसीलिए पिता अगर चाहेंगे किसी एक, तो ये संभव नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सर, मेरे पिताजी के नाम पर जमीन है, लेकिन मुझे बहुत साल बाद मालूम हुआ, तो उसे हासिल करने के लिए क्या करें? देखिए, अगर पिता के नाम पे संपत्ति है लेकिन आपको बहुत साल बाद पता चला, तो अब आपको हासिल करने के लिए अगर उस पे आपका कब्जा भी नहीं है, तो आपको कोर्ट में जो संपत्ति आपके पिता के नाम पे है तो उसका टाइटल सूट करना पड़ेगा, ताकि आप अपना मालिकाना हक जो है कोर्ट में, इसलिए कि आपके नाम पे भी वो जो है यहाँ पे, ठीक है, वो पिता के नाम पे अगर है, आपको ये है कि सब एक तरह से कि नाम आपका भी वर्तमान में चल रहा है, सब कुछ कागज आपके पास है, तो संपत्ति को आप बेच भी सकते हैं। इसलिए जब आप ही का नाम है तो आप ही की संपत्ति है। लेकिन अगर आपका कब्जा भी नहीं है, कब्जा किसी दूसरे व्यक्ति का है और वो कब्जा छोड़ भी नहीं रहा, तो आपको उस पे केस फाइल करना सिविल न्यायालय से पड़ेगा ही। अगला सवाल है, पिताजी का कुछ पता नहीं है, कहाँ है कुछ पता नहीं है, उनके पास में आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना मोबाइल है, आज 20-30 साल हो गए, कोई बात नहीं हुई, अब कहाँ गए कुछ पता नहीं है, तो जमीन जो है मेरे नाम से, अगर मेरा पिताजी 30-35 साल से गायब हैं गांव से और मुझे जमीन अपने नाम करवाना है तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले अब इतने साल हो गए तो आपको पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। इसलिए कि संपत्ति आप अपने नाम पे अगर कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं। उसमें यही होता है कि आपको पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र ही बनाना होगा, कि इसलिए अब वो इतने सालों से नहीं है तो आपको यही मानना होगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए आपको पिता का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बना लें, और उसके बाद जो संपत्ति है उसके नाम से ट्रांसफर अपने नाम से जो है आप अपने तहसीलदार यानी जो कर्मचारी हैं राजस्व कार्यालय जो आप, ठीक है, वहां से, और उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उतना उसका आइडिया नहीं है तो आप किसी एक निजी अमीन यानी कोई प्राइवेट अमीन जो कि या कोई जो वकील है उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, दस्तावेज तैयार कर देंगे सारा आपका। तो यहाँ पे अगर आप अकेले भाई हैं तो ज्यादा कुछ झमेला जो आपके साथ नहीं, इसलिए नहीं होगा कि आप अकेले हैं, इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं और भाई आपके साथ हैं, उनके नाम से ही संपत्ति होगा, तो आपको एक दस्तावेज सही तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। अगला सवाल है कि कुल 21 जो डिसमिल स्थानों में 12 डिसमिल स्थान मेरे नाम पर है, लेकिन मेरे बड़े भाई जो है जबरदस्ती कब्जा कर लिया। मैं अपने स्थान पे कब्जा करने के लिए किस तरह से चल सकता हूँ? और मेरे स्थान पर जबरदस्ती घर बनाया, उसका कैसे हो सकता है? घर तोड़ा जाए, है ना। यहाँ पे प्लीज हेल्प मी। देखिए, अगर आपका 21 जो डिसमिल के स्थानों में से 12 डिसमिल जो है आपके नाम दर्ज है, लेकिन
लेकिन आपका जो जितना भी हर जगह कहीं हो सकता है कि एक तरह से 21 डिसमिल टोटल जमीन है, अब उसमें हिस्सेदार हैं तो उनका तो 50 तो बनता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे इस 50 में अगर बात करें कि अगर कोई और व्यक्ति होगा, व्यक्ति कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए जो कि हमारे हिस्सेदार ही हैं, जो दूसरे लोग हैं, तो आपका मान लेते हैं कि 12 डिसमिल आपके नाम पे और कोई दूसरा व्यक्ति जो भी है, भाई हैं जो भी है, ठीक है, तो उनका जो है उसके अलावा जो उनका हिस्सा होगा, है ना, तो यानी 9 होगा। अब इनका भी तो कम से कम और होना चाहिए 2 डिसमिल। तो अगर आप और कहीं इनको हिस्सा दिए हुए तो ठीक है, अन्यथा अगर कानूनी तरीके से देखा जाए तो इनका जितना भी प्लॉट है उसमें 50 का भी हकदार वो होंगे। ठीक है, तो वो अगर वो 2 डिसमिल लिए हुए हैं तो आपको वो एक तरह से समझौता कर सकते हैं, अन्यथा आपका इस तरीके, इसलिए कागज पे आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसलिए कि कानून में आप कितना भी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से संपत्ति हो जाता है तो इसका मतलब वो उस संपत्ति का मालिक नहीं हो जाता। जिसके नाम से उस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन है, जिसके नाम से उसका खतियान है, पुराना रिकॉर्ड है, वही उसका मालिक होता है। अगला सवाल है, पिता द्वारा अर्जित संपत्ति में बेटे के नाम से जमीन रजिस्टर हो तो पिता जीवित हो तो बेटी का हक है या नहीं है ना। अगर देखिए पिता के नाम से जो भी अर्जित संपत्ति है, बेटे के नाम से अगर मान लेते हैं वो संपत्ति रजिस्टर है, लेकिन पिता अगर जीवित है और पिता वो संपत्ति को लेना चाहे ना तो वो ले सकते हैं। इसलिए देखिए अर्जित संपत्ति आपके नाम से अगर हो गया ना, आपके नाम से भी हो गया, लेकिन उस पर पूरा मालिकाना हक उन्हीं का बनता है जो उनको अर्जित किया है। फिलहाल आप उनके ऐसे वारिस भी हैं, आपके नाम से एक तरह से भी हैं, आपके नाम से एक तरह से रजिस्टर भी हो गया, आपके नाम से लैंड टैक्स जाता, सब कुछ आपके नाम से जाता, फिर भी उस संपत्ति के अगर पूरी तरीके से मालिक, आपको एक राइट दे दिया गया, ठीक है, कि आप उस संपत्ति के फिलहाल अभी टाइटल है, लेकिन उस संपत्ति का पूरा हक आपका नहीं बनेगा। अगला सवाल है कि सर जी हमारा जो है दादी जी के मायके में जो है विरासत से जमीन नाम आया। दादी जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मृत्यु के पश्चात मेरे पिताजी का नाम विरासत से 11 में दर्ज हुआ। कुछ समय बाद जो है यानी बटेदार ने यहाँ साजकर फर्जी अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर संपूर्ण जमीन पर अपना नाम दर्ज करा लिया। श्रीमान जी सुझाव देने का कष्ट करें। देखिए आपकी जो आप दादी जी हैं उनको अगर जो भी विरासत में जमीन आया, अब उनको इकलौती संतान थी, उनके मृत्यु के पश्चात जो भी जमीन उनको विरासत में मिला, अब अगर कोई बटेदार जो है फर्जी अनरजिस्टर्ड वसीयत बना लेता है, अब अनरजिस्टर्ड वसीयत का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, मतलब संपूर्ण जो भी जमीन का बना ले या कुछ छोड़ के बना ले, उस केस में अब देखिए यहां पे क्या होता है कि ठीक है कोई व्यक्ति जो है वसीयत कर दिया उनका जो भी संपत्ति है, लेकिन अगर वो रजिस्टर किया ही नहीं गया तो उसका कोई बिना स्टाम्प पेपर पे ला के सब कुछ लिख देना से अगर संपत्ति का टाइटल किसी का चेंज नहीं हो जाएगा। वसीयत करने का भी एक प्रोसेस है और आज से नहीं बहुत समय से चलता आया वो नियम है। उस नियम को अगर नहीं फॉलो किया गया, ऐसे ही एक फर्जी दस्तावेज है तो उसका कोई मान्यता नहीं है कोर्ट में। और रही बात इकलौती संतान अगर थी तो वो पूरा उस संपत्ति के वारिस होंगे, वो बेटा हो बेटी हो कोई भी हो। अगला सवाल है कि हम 3 भाई हैं पर हमारे पास सिर्फ एक घर की जमीन है। गांव के चारों 2-3 किलोमीटर तक लोगों ने कुछ यहां पे पत्थर रख के जो है कब्जा कर रखा है, इसलिए हमारे पास जो है गांव के आसपास कोई दूसरी जमीन नहीं है। अब हमें 2 भाइयों के लिए जो है गांव के आसपास जगह चाहिए। अब इसके लिए क्या करें, किया जा सकता है। देखिए अगर आपके पास जो भी एक घर है ना, अब चारों ओर ठीक है, अब आपका छोटा है तो फिलहाल आप ऐसा कर सकते हैं कि अब क्या होता है बाहर में लोग अभी क्या कर रहे हैं, शहर में लोग क्या कर रहे हैं कि एक घर के ऊपर दूसरा घर बनाते हैं, उसके ऊपर तीसरा घर बनाते हैं, चौथा घर बनाते हैं और उसमें सभी भाइयों अपना अपना शेयर लेते हैं। बाहर में लोग यही कर रहे हैं। अगर उनका
नहीं तो जहां अवेलेबल है वहां आप प्रयास कर सकते हैं लेने का। अगला सवाल है कि सर अगर जमीन दादाजी के नाम से हो और उनके 2 बेटे थे और दोनों का डेथ हो गया तो वो जमीन अब पोते के नाम से कैसे होगा? ठीक है, प्लीज रिप्लाई मी। तो देखिए, दादाजी के नाम से अगर मान लेते हैं उनके अगर 2 बेटे हैं, ठीक है, 2 बेटा है, एक यहाँ पे बेटा और एक यहाँ पे बेटा, ठीक है। अब इनका भी मान लेते हैं ये यहाँ पे है, अब इनके बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं, अब इनका भी देहांत हो गया, इनका भी देहांत हो गया। तो आप क्या किए, सबसे पहले वंशावली बनवा लीजिए, उसके बाद अपना जो भी दस्तावेज अलग अलग आप तैयार करेंगे, सारा इंफॉर्मेशन उस पर दर्ज करेंगे, ठीक है, सारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे दर्ज करेंगे और उसके जो भी इंफॉर्मेशन दर्ज करेंगे, अब जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वहां का जो भी प्रोसेस होगा, जितना स्टाम्प वैल्यू होगा, सारा कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद उसका ऑनलाइन प्रक्रिया, ठीक है। तो ये प्रक्रिया करने के बाद आप अलग अलग कर सकते हैं। मतलब अपने नाम पे कराने के लिए सबसे पहले एक तरह से आप बोल सकते हैं कि बंटवारा आपको करना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।